अगले कुछ दिनों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन आज भी परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चे क्या बड़े भी तनाव में आ जाते हैं। और ये तनाव हमारे बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत को तो नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को डाउन भी कर देता है। तो आखिर क्यों हम अपने बच्चों को परीक्षा को चुनौती की तरह देखने की सीख देते हैं? आखिर हम क्यों परीक्षा की घड़ी को उत्सव की तरह नहीं मना पाते? क्यों परीक्षा को दूसरों से बेहतर करने के तौर पर ही हम आंकते हैं, जबकि परीक्षा की घड़ी को अपने बच्चों की मौजूदा परफॉर्मेंस से बेहतर करने के आधार पर हमें देखना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब आज हम अपने इस शो में जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों को खास टिप्स दिए हैं। देखिए। परीक्षा की घड़ी इंसान को महान बनाती है और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो परीक्षा बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाती है। तभी तो हर साल बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को तनाव मुक्त परीक्षा के टिप्स देते हैं। दिल्ली की प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों से बात की। साथ ही उन्हें इससे जुड़े कुछ जरूरी टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के माहौल को तनाव के बजाय उत्सव की तरह मनाने की अपील की है। मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। परीक्षा की घड़ी में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी टेंशन में रहते हैं। इतना ही नहीं, कई माता पिता तो अपनी उम्मीदों का बोझ भी अपने बच्चों पर लाद देते हैं। यानी कुछ माता पिता अपने जीवन में जो वो हासिल नहीं कर पाए वो अपने बच्चों के जरिए हासिल करने की सोचते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने माता पिता से बच्चों के अंकों को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाने की सलाह दी। घर में भी माँ बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन दो भाई बहन में भी, या दो भाई में भी, या दो बहनों में भी, देखिए मां ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया। एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और छात्रों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। एक से बढ़कर एक सवाल छात्रों की तरफ से रखे गए, जिनका बड़ी ही सहजता से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि पेपर खत्म होने के आखिरी कुछ मिनटों में मैं घबरा जाती हूँ और मेरा लिखावट भी बिगड़ जाती है। मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? मुझे इसका समाधान दीजिए। आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, हो सकता है वो कोई सुबह से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट पहले तो अलाउ कर ही देते हैं। तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाइए और आराम से बैठिए, मस्ती से। जरा पुरानी कोई हंसी मजाक की चीजें हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए, और दोस्ती बगल में तो एक आध चुटकुला सुना दीजिए। हंसी मजाक में पल 5-10 मिनट बिता दीजिए। कुछ नहीं है जान पाने, कम से कम एक डीप ब्रीथिंग करिए, बहुत गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे 8-10 मिनट खुद के लिए जिए आप।
खुद में खो जाइए, एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने छात्रों को डटकर चुनौती का सामना करने की सीख दी, क्योंकि चुनौतियों का मुकाबला वही कर सकता है जिसमें दमखम होता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने छात्रों को स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की अहमियत भी समझाई। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी छात्रों और उनके माता पिता समेत शिक्षकों ने मोदी मंत्र को सुना और आत्मसात किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेहद क्लियर कहा कि परीक्षा के दौरान घर और स्कूल का माहौल तनावपूर्ण न रहे, बल्कि परीक्षा की घड़ी को एक्टिविटी के तौर पर एंजॉय किया जाए। जो सेशन था, जो पूरी स्पीच थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, बहुत इंस्पायरिंग थी। एंड जैसे कि फातिमा ने कहा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो उन लोगों ने पूछे प्राइम मिनिस्टर से, वो मेरे भी क्वेश्चंस थे और काफ़ी हेल्प हुई उनसे, काफ़ी स्ट्रेस कम हुआ, समझ में आया डील कैसे करना चाहिए। स्टूडेंट को ये ना लगे कि टीचर ये तो टीचर है, मैं इससे पूछूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि टीचर ये मेरे परिवारजन है, इनसे मुझे शर्माना नहीं है, इनसे जो मेरे मन में आए मैं उनसे ये पूछूं। जो उन्होंने बातें की उससे स्ट्रेस बहुत रिलैक्स हुआ, क्योंकि उससे ऐसा लगा कि जैसे हमारा कोई दोस्त हमसे ही बातें कर रहा है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में परीक्षा से पहले मिला ये गुरु मंत्र छात्रों के जीवन में काफी सकारात्मक रोल निभा सकता है। दिल्ली से अनामिका गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको वो 10 मंत्र भी बताते हैं जो प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों को दिए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का पहला गुरु मंत्र था कि छात्रों को, जो उनका सुझाव था कि कभी भी अपने दोस्तों से प्रतिस्पर्धा न करें, किसी से भी ईर्ष्या का भाव न रखें। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया और बताया कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही सफलता की कुंजी है। और बच्चों के एग्जाम प्रेशर पर उन्होंने सुझाव दिया है कि छात्र खुद को दबाव के लिए तैयार करें, क्षमता के हिसाब से ही प्रेशर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लिखने की आदत बनाएं, लिखने पर ज्यादा जोर दिया जाए और साथ ही साथ तनाव कम करने के लिए परीक्षा हॉल में समय से पहले पहुंचना ज्यादा जरूरी रहता है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि तनाव कम करने के लिए छात्र परीक्षा से पहले 10 मिनट हंसी मजाक जरूर करें और अगर हो सके तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और उसकी भी एक लिमिट साथ ली जाए। साथ ही साथ उन्होंने संतुलित आहार और व्यायाम करने की नसीहत भी बच्चों को दी है। सर, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमें स्टेज होस्ट करने का मौका मिला और ये सब हमारे शिक्षकों की वजह से हो पाया सर, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बनाया कि हम स्टेज पे उनके साथ खड़े होके स्टेज को होस्ट कर सकें। तो मैं अपने सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें सिखाया उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने विद्यालय को भी। मेरे साथ एक बच्ची भी जुड़ चुकी है। आपकी बहुत मधुर आवाज़ है, आपने सारे सेशन को बांध कर रखा अपनी आवाज़ से। पहले तो जब आपने पीएम को सुना, उनकी बातें सुनी, उनका जो मंत्र है एग्ज़ाम वॉरियर्स के लिए कि वॉरियर बने वरियर नहीं बने, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये मंत्र बिल्कुल ही सही सर ने कहा है कि वॉरियर बने वरियर नहीं, कि हमें हमेशा आने वाली चीज़ों का सामना करना चाहिए, बल्कि उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ मंच संचालन को प्रस्तुत करना। इसके लिए मैं अपने विद्यालय का, अपने प्रधानाचार्य का, हमारे जो गाइड्स थे जिन्होंने बहुत ही सहजमय तरीके के साथ हमें किस चीज़ को कैसे बोलना है दिन रात अपनी मेहनत एक करके सिखाया, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और चाहूँगी कि और भी बच्चे इस तरह प्रस्तुत करके एक बड़े मंच पे आए। धन्यवाद। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमिता मुला वटल मौजूद हैं, चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजुकेशन। हमारे साथ हैं जतिन चावला, करियर काउंसलर हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और प्रणय अग्रवाल, डायरेक्टर गुरुकुल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर अमिता, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
आप किस तरीके से बच्चों के अंदर एग्जाम स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं? आज प्रधानमंत्री ने तमाम टिप्स दिए, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं और एक तरीके से मेंटोर के तौर पर बच्चे सबसे पहले आप ही को देखते हैं और आप ही की कही बातों को सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से ये बात आगे रखी और बच्चों को समझाया, और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कही जो हम एज अ इंस्टीट्यूशन, हम एक एज अ स्कूल बच्चों के साथ रखते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे और पेरेंट्स से। तो ये जो बात होती है स्ट्रेस की, ये सिर्फ एक तरफा नहीं होती है, इसमें पेरेंट कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम उनको भी लेके आगे बढ़ते हैं, उनको भी समझाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस है उसमें 3-4 चीजें हैं जिसपे हमें गौर करना है। सबसे पहले कि हम शुरू से ही काफी दिनों पहले से बातें शुरू कर देते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आपको ठीक से खाना है, क्योंकि किस तरह का भोजन आप खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगर या फैट या ऐसे हो, उससे एक लेथार्जी, एक अननेसेसरी एक्टिविटी, एक घबराहट सी पैदा होती है। और इसलिए हम पेरेंट्स को आगे लाते हैं, क्योंकि बच्चा जो घर पे खाता है, जिस तरह का टिफिन लाता है, उससे भी एक स्ट्रेस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो एक साधारण, एक सिंपल भोजन खाने की तरीका। और दूसरी बात जो जिस पे बात होती है, कि जो घर में भी होती है, कि बच्चों को नींद की बहुत कायदे की जरूरत है। दे शुड स्लीप वेल, क्योंकि नींद जो है, बच्चे अक्सर एग्जाम के टाइम पे सारी रात पढ़ते रहते हैं, सुबह फिर उनको ब्लैकआउट महसूस होता है, घबराते हैं। तो एक किस्म का टाइम टेबल बनाएं कि आप कायदे के टाइम से सोएं, कायदे से उठें और एकदम घबराएं नहीं। दूसरी बात यह है इसके ऊपर है कि मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार प्रणय अग्रवाल जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ ही साथ। ये वाला टिप, नींद वाला टिप प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी दिया था बच्चों को, और उसके बाद ये तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्रणय जी देखिए, आजकल अगर हम देखें ना, बच्चों का जो हम कहेंगे कि एक समय हुआ करता था, हम लोग को ये कहा जाता था कि आप सुबह जल्दी उठें और वो पढ़ाई जब आप करेंगे तो वो ज्यादा, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप चीजों को ग्रैस्प कर पाएंगे। लेकिन आजकल तो बच्चों से देखिए कि उनके पास जाइए, पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो चुका है, बच्चे रात में पढ़ते और दिन में सोते हैं। बिल्कुल नवजोत जी, आपकी बात सही है, परंतु इसमें भी थोड़ा सा स्टूडेंट कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको ये देखना है कि बच्चों का रूटीन जितना जो नेचर की क्लॉक है उसके साथ अलाइंड रहेगा, उतना ही उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। आजकल जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रहें, अपने घर में आप नो गैजेट जोन्स बनाएं, इस तरह का प्रयास करें कि बिस्तर में जाते ही आधे पौने घंटे के अंदर नींद आ जाए, और इसके लिए आवश्यक है कि आप ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे दूर रहें, है ना। तो ये काफी आवश्यक हो जाता है। इससे बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे भी के लिए भी एक अच्छा असर पड़ता है, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं। और स्लीप जहां तक है, देखिए कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम नाइट आउल हैं, अर्थात हम रात में जगकर पढ़ना प्रेफर करते हैं, हमारी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। परंतु जो एक हमारी सांस्कृतिक जो सोच है वो यही है कि सुबह आप जब जल्दी उठते हैं तब एकांत का माहौल होता है, आपको दिन भर की थकान नहीं होती, तो आप पीक परफॉर्मेंस में आप कर सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ पाते हैं। अगर नहीं हो पाता है इतना रूटीन चेंज, तो जो आपके पास है उसमें आपको मैनेज करना होगा, मैनेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एग्जाम का प्रेशर है ना, आज प्रधानमंत्री ने कम करने की कोशिश की है। हर साल हम देखते हैं किस तरीके से परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अगर हम देखें पेरेंट्स की तरफ से, और खास तौर पर मैं तो सोसाइटी की ही बात करूंगी, बच्चा 9th क्लास में गया नहीं कि उसके ऊपर प्रेशर शुरू हो जाता है। आप 10th का एग्जाम देके निकलते हैं, जैसे ही लास्ट एग्जाम होता है 24 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद 12वीं की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका जो करियर आप वहां फोकस कर दीजिए, और उस पर भी सबसे ज्यादा ये जो इतने सारे काउंसलिंग सेंटर्स और इतने सारे जो सेंटर्स खुले हैं जहां पर बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए भी भेजा जाता है, ये भी एक तरीके का प्रेशर है बच्चों के लिए। बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप ये टॉपिक आज उठा रहे हैं और हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है इस बारे में। और एक और जो नई चीज़ आई है पीछे कि हमें कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेलकम स्टेप। बिकॉज होता क्या है, जो जिस तरह का माहौल बन चुका है,
तनाव इतना बढ़ चुका है रोजमर्रा की जिंदगी में भी कि बच्चों को उस तनाव को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। जब एग्जाम की बात आती है तो हम उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से बच्चों के फ्यूचर से जोड़ते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि अगर एग्जाम में अच्छा करेंगे तो ही उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको लगता है अगर एग्जाम ठीक नहीं गया तो इसका मतलब मेरा फ्यूचर खराब हो गया। और जब आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा, तो एक फ्लाइट और फाइट सिचुएशन शुरू हो जाती है। एग्जाम एक खतरे की तरह लगने लगता है, रादर देन कि एक पड़ाव है जिंदगी का और आपने उससे उस पड़ाव को पार करके अगले स्टैंडर्ड में जाना है। तो ये जो प्रेशर है, चाहे ये प्रेशर मार्क्स का है, चाहे ये प्रेशर अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिट होने का है, चाहे ये प्रेशर इस चीज का है कि यदि मैंने ये अच्छा किया तो ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूंगा, तो वो जो प्रेशर है वो आपको पढ़ाई से एक्चुअली दूर ले जा रहा है। बिकॉज आपका फोकस अब लर्निंग पे नहीं रहा, लर्निंग को एंजॉय करने पे नहीं रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट पे आ गया। और जो हम अभी बात भी कर रहे थे, स्लीप की बात कर रहे थे या हम अच्छे खाने की बात कर रहे थे, तो यही बेसिक चीजें जो एक्चुअल में फिर बैक सीट ले लेती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट जरूरी है इसलिए आप प्रॉपर सो नहीं पाते। आप चाहते भी हो तो भी आपके अंदर स्ट्रेस केमिकल इतना बढ़ा हुआ होता है कि आपको नींद ही नहीं आती है। बिल्कुल। तो एक बार जतिन चावला जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जतिन जी, आप एक करियर काउंसलर हैं, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक बताइए। पहली बात तो ये है कि हम जब इस बात को कहते हैं कि बच्चे को अपना करियर खुद देखने दें और देखने दें कि बच्चा क्या करना चाहता है, कौन सी एज स्पेसिफिकली, 9th 10th 11th 12th, क्योंकि मैंने तो देखा है कि बच्चे 12th में चले जाते हैं तब भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा मेरा सवाल कि अगर ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको किस तरीके से रास्ता दिखाया जाए? क्या पेरेंट्स तय कर सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जाए और फिर बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए? आपकी राय। सबसे पहले यही है कि देखिए, पेरेंट्स को और सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा एजुकेशन सिस्टम को भी नए करियर्स का पता नहीं है। सपोज मैं बायो की बात करूं तो कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी विच इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्लस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड ड्रग्स डिजाइन। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, फिनटेक। तो काफी जगह हम काफी सोसाइटीज के साथ, बड़ी बड़ी सोसाइटीज के काउंसलर्स को ट्रेन करते हैं कि भाई स्कूलों में कैसे चालू करें। तो आजकल ये प्रोसेस हम एक तरह से 7th 8th से टीचर्स इनपुट देने लग जाएं और प्रॉपर काउंसलिंग सेशन स्कूल में 9th क्लास से होने लग जाएं। काफी स्कूलों में अब करियर काउंसलर्स आ गए, लेकिन ये टॉप 1% स्कूलों में है, बाकी स्कूलों में अभी करियर काउंसलिंग नहीं है। सो इसलिए पेरेंट्स अभी भी, एक बहुत बड़ी मैगजीन ने सर्वे किया था, 11-12 करियर ऑप्शन सोचते हैं। तो अगर मैं एक पीसीएम वाले बच्चे से पूछूंगा तो कितने बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि मैं मैथ्स करके और उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च में जाऊंगा, कितने बच्चे हैं जो कॉमर्स लेकर सोच रहे हैं मैं एडवर्टाइजिंग में जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से स्कूलों में भी अभी काफी कमी है। इवन ये भी नहीं पता बच्चों को कि इस बारी जैसे अभी मतलब सरकारी यूनिवर्सिटियां 200 से ज्यादा सीयूईटी के थ्रू हैं, मतलब 12th बोर्ड्स का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो अगर सब लोग कम्युनिकेट करें, लेकिन होता क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन स्कूल्स और कन्वेंशनल माइंडसेट्स ऑफ पेरेंट्स, इन तीनों की वजह से सब लोग बस यही सोच रहे हैं बस मार्क्स ले आए, उससे कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता, आई गॉट अ स्टूडेंट 98% लास्ट ईयर, 98% आए 12th में, लेकिन उसे बहुत ही लोअर एंड का कॉलेज मिला। क्यों? क्योंकि उसके सीयूटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो लॉ में जाना हो तो मुझे एंट्रेंस है, क्लैट का, एचएम का एंट्रेंस है, निफ्ट का एंट्रेंस है, मतलब हर चीज तो एंट्रेंस के थ्रू है। तो मैं 12th के मार्क्स का बॉदर क्यों कर रहा हूँ? बिल्कुल। डॉक्टर अमिता, इसी पे मैं लौटती हूँ। डॉक्टर अमिता, इसी पे आपसे भी मैं एक राय लेना चाहूंगी। देखिए, ये जो पैटर्न पूरी तरह से चेंज हुआ है, पहली बात तो हम जिस वक्त सीयूईटी आया उस वक्त सभी पेरेंट्स और खासतौर पर हर कोई ये कह रहा था कि बहुत अच्छा स्टेप है, और इसका रिजल्ट भी हमने देखा है। इसका नतीजा ये है कि 12th में बच्चों पर प्रेशर थोड़ा कम रहता है, लेकिन वही प्रेशर वहां ज्यादा हो जाता है जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है। सही कह रही है। सीयूईटी आया है तो डमी स्कूल शुरू हो गए, जिसकी वजह से 10वीं के बाद एक एक्सोडस हो गया है स्कूलों से। मैं सच बता रही हूँ आपको, चाहे वो गुड़गांव हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो, बहुत सारे बच्चे पर्टिकुलरली साइंस के सेक्शंस के स्कूल छोड़ के जाके डमी स्कूल्स ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, बड़ी नाजुक उम्र होती है, 14, 16 और 15 और 17 के बीच में, जब बच्चे 11वीं 12वीं में होते हैं। उनमें इतना कुछ डेवलप करने की जरूरत है
जैसे कि आप स्ट्रेस की बात कर रही हैं, तो बहुत जरूरी है कि उनका जो एटीट्यूड है वो किस तरह से प्रोएक्टिव होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव, किस तरह से उनको अपनी जिंदगी आगे देखनी है, कौन से करियर ऑप्शंस देखने हैं, लीडरशिप कैसे होती है, ये सब ये 11वीं 12वीं में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और एक तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें अगर बच्चा छोड़ के चला जाए या बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाए सीबीएसई की पढ़ाई से या किसी बोर्ड की पढ़ाई से, ये उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि एज एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स, हमें सरकार को अपील करना है कि बंद करिए। जैसे पहले होता था कि सीबीएसई का भी एक परसेंटेज होता था, और जिसमें कि बच्चे सीबीएसई या आईसीएसई या जो भी बोर्ड्स हैं उसमें तवज्जो देते थे। अब तो वो बिल्कुल ही नहीं परवाह करते। नतीजा क्या होता है कि जब वो फाइनली इम्तिहान देने आते हैं सीबीएसई का, तब वो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी, आकर पास तो होना ही है। और मैं ये देखती हूँ कि पेरेंट्स, मैंने खुद देखा है कि इम्तिहान एग्जामिनेशन सेंटर के बाद पेरेंट खड़ा हुआ है, वो टेकअप कर रहा है उसका काम, लास्ट मिनट में कभी दही खिला रहे हैं, कभी चीनी खिला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? इस तरह से क्या हो रहा है कि ना ये कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर साहब एक और चीज मैं ऐड ऑन करूं, आप बताइए कि आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, एक कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा क्रिएट नहीं हो जाती बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इससे? बिल्कुल हो जाती है, जाहिरी बात है, हो जाएगी। कंफ्यूजन होता है कि भाई आगे क्या करना है, चाहे वो सीयूईटी की बात हो रही है या स्ट्रेस की बात हो रही है। एक पूरा एक जिसे कहते हैं डायकोटमी चेंज हो जाता है कि पेरेंट क्या चाह रहा है, बच्चा क्या चाह रहा है, एक किस्म के बीच में एक डिवाइड हो जाती है। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि इसीलिए तो इतना स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज एक तरफ वो पेरेंट या बच्चा वो दोनों ये समझते हैं कि स्कूल की जरूरत ही नहीं है, दूसरी तरफ जब इम्तिहान देने जाते हैं वो समझते हैं कि भैया इसमें तो पास तो होना ही है, ये बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं। इससे एक किस्म का जिसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, आजकल की जो नस्ल है उसमें ओवर थिंकिंग बहुत आ गई। ओवर थिंकिंग की वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। प्रणय जी, बहुत ज्यादा। प्रणय जी, यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहली बात स्ट्रेस नहीं, और एक बहुत अच्छी उन्होंने बात ये कही कि देखिए हम कहते थे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिटर्स आसपास है, लेकिन यहां तो वो यही कह रहे हैं कि अपने मित्रों को कॉम्पिटिटर नहीं मानिए। बिल्कुल नवजोत जी, प्रधानमंत्री ने इतनी साधारण तरीके से और इतनी प्यारी बात कही है, जो उन्होंने कहा कि अगर आपके मित्र के 100 नंबर आ गए तो ये तो नहीं है कि आपके नहीं आ सकते। तो ओवरऑल एक अपना रवैया टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम एंड टुवर्ड्स एग्जाम्स को बदलने की जरूरत है, ना कि केवल स्टूडेंट्स को परंतु ऑल्सो उनके माता पिता को और इवन टीचर्स, हम टीचर्स लोगों को भी। जहां तक स्ट्रेस की बात है, देखिए उसको करने के लिए अगर स्टूडेंट कुछ साधारण से स्टेप्स अपनाता है ना, अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरा एक साथ लेके चलेंगे तो आपको वो बहुत चैलेंजिंग लगेगा। उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए तो वो मच मोर मैनेजेबल लगता है। एक आप अपना रूटीन सेट कीजिए पढ़ाई का, ये नहीं कि आप कभी भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप अपने रेगुलर ब्रेक्स के लिए जरूर अवश्य समय रखें। एक अपना डेस्क क्लीन रखें, अपनी मेंटल हेल्थ पे अच्छा फोकस करें, चाहे उसमें एक हॉबी परस्यू करें। ये मत सोचें कि अगर मैं कुछ हॉबी परस्यू कर रहा हूं तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मेडिटेशन करें या प्राणायाम करें, है ना, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, आप सन में जाइए, आउटडोर से कनेक्ट कीजिए। और जैसे कहते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में व्यास करता है, तो एक फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस करें। चाहे उसके लिए एक साधारण सी बात है, आप सिंपल अच्छा हेल्दी खाएं, फल खाएं, नट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। हम कहें कि बच्चे सुबह वॉक करने के लिए भी जा सकते हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर, आप क्या सजेस्ट करेंगी बच्चों को, और आपके पास क्या इस तरह के केसेस आते हैं तो क्या क्या परेशानियां बच्चों को होती हैं? काफी केसेस हम पीछे देखते रहे हैं, और मैं प्रणय जी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जनरली जो एक माहौल बन जाता है कि एग्जाम है और उसकी वजह से सब डर रहे हैं और सब एंग्शियस हो रहे हैं, उसके चलते आप रिलैक्स नहीं हो पाते, तो आप जितना पढ़ाई कर सकते हो वो भी नहीं कर पाते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरी है कि आप स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो, एग्जाम उस पढ़ाई का मापदंड चेक करता है, दैट्स इट। और अगर हम हमारी संस्कृति को ही फॉलो करें, अगर हम गीता ज्ञान को ही फॉलो करें, तो आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट रिसेंटली एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, श्रीनगर के जम्मू के बच्चे से, जिन्होंने पिछले 3 साल से डमी स्कूल ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान स्कूल जाना छोड़ा और अब तैयारी कर रहे हैं। और अब चलते चलते इतना सोशल विड्रॉल हो गया है, इतना
अवसाद भर चुका है कि सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं और लग रहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे केसेस हम देखते हैं और ये एक बहुत ही एक तरह का अलार्मिंग सिचुएशन है जो आजकल हम देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंड करना कि लाइफ में सब चीज में बैलेंस की बहुत जरूरत है, संतुलन की जरूरत है। और संतुलन हमारी बॉडी के लिए भी जरूरत है, हमारे ब्रेन के लिए भी जरूरत है। तो जतिन जी, इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो बैलेंस खेलना बहुत भी ज्यादा जरूरी है। जतिन जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 9th से ही शुरू हो जाती है काउंसलिंग, और मेरे ख्याल से आप भी कई बार बहुत सारे स्कूल्स में गए होंगे बच्चों को काउंसलिंग देने के लिए। मैं अगर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूं, किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति बच्चों में होती है जिसको आप लोग क्लियर करते हैं? 9th-10th में बच्चे बिल्कुल मस्त होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दो खुश रहते हैं और मतलब 9th-10th में सिर्फ पेरेंट्स का ही प्रेशर रहता है और किसी का नहीं। हम लोग कई जगह ना करियर रिसोर्स सेंटर्स रन करते हैं, मैं ही नहीं, मेरे पास 34 टीम मेंबर्स हैं। तो काफी करियर रिसोर्स सेंटर्स हम लोग हैंडल करते हैं, वहाँ रेगुलरली हमारे काउंसलर्स जाते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया, हम इवन काउंसलर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर करते हैं। तो सबसे मेन बात होती है कि पेरेंट्स के माइंड में है, तो जैसे ही बच्चा 9th-10th में आने लगता है तो पेरेंट्स उसके रोज कान भरने लगते हैं कि बेटा तुम्हारा अब सीनियर क्लासेस आ गई हैं, अब तुम स्पोर्ट्स भी छोड़ दो, तुम म्यूजिक, तुम सब छोड़ दो। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पार्ट तो पेरेंट्स का है, लेकिन मैं स्कूल्स को भी कहूंगा, क्योंकि स्कूल्स में भी बहुत कम स्कूल्स हैं जहाँ उतना लीवे है कि कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा कर रहा है तो उसको टाइम दिया जाए। भाई जाके यूनिवर्सिटी में भी होता है कि भाई आपके लिए हर चीज के लिए क्रेडिट्स हैं, तो आइडली ऐसा होना चाहिए कि मैं पेंटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मेरा उसके लिए क्रेडिट भी है। मैं और एक्सेप्टेबिलिटी तो सारे सब्जेक्ट्स की बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो जैसे ही बच्चे आने लगते हैं, खासकर से अगर आई वुड से सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप बिल्कुल टॉप का है, तो पेरेंट कहीं ना कहीं चिंता करके और उसको पुश करके, तो पेरेंट्स की चिंता सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले स्कूल्स को क्या करना चाहिए, 8वीं-9वीं क्लास से पेरेंट्स ओरिएंटेशन सेशन करने चाहिए, 1-to-1 चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स का 10th में 1-to-1 सेशंस होने चाहिए, और उसके बाद भी और उससे भी पहले इवन टीचर्स का भी। कई स्कूलों में मैंने देखा है एक टीचर कहेंगे बेटा तुम्हारे 95% आए हैं, तुम तो साइंस ही लोगे, तुम तो पीसीए में लोगे। बच्चा कह रहे नहीं मुझे ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, लेकिन कई बार टीचर्स को भी नहीं पता कि भाई ह्यूमैनिटीज में नए करियर्स आ गए हैं, IR है, गवर्नेंस कंसल्टिंग है, बहुत अमेजिंग करियर्स आ गए हैं। क्या IIIT दिल्ली में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में कर सकता हूँ, 50% सीटें ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। तो ऐसे मिसकॉन्सेप्शन है कि कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना जरूरी होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत टॉप स्कूल में वहाँ की जो हेड थी, जो सेक्शंस को देख रही थी, उनके मन में भी ये चीज भरी हुई थी। तो सबसे पहले तो उनको भी साफ करना पड़ेगा ना अपने मन के अंदर का। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से बच्चों के स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की है, परीक्षा से जुड़े तमाम जितने भी तनाव, चाहे वो बच्चों के मन में है या फिर उनके अभिभावकों के मन में है, उन सवालों को सुनते हुए वो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की और अपनी तरफ से जो टिप्स दिए उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं जिनको कहीं ना कहीं आपको भी फॉलो जरूर करना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमिता मुल्ला हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे, जतिन चावला जी ने बहुत अच्छे पॉइंटर्स बताए थे कि कुछ बदलाव स्कूलों की तरफ से भी आने की जरूरत है, कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी, ताकि दोनों मिलकर बच्चों के स्ट्रेस को कम कर सके। देखिए, ऐसा है कि जो ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो नहीं चाहता हो कि बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं शामिल हो, या एक बढ़िया बच्चा डिबेट ना करे, या एनुअल डे में ना हो। हर स्कूल चाहता है, क्योंकि वो बच्चा एक तरह से वो शोकेस करता है उस स्कूल की खासियत। तो ये कहना कि स्कूल नहीं इनकरेज करते हैं एनुअल डे, स्पोर्ट्स डेज, प्रोग्राम्स 11वीं 12वीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। मैं जतिन जी की इस जवाब पे एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। क्या ऐसा होता है कि बच्चे अगर कोई स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, और मान लीजिए वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, और ये स्ट्रेस और ये प्रेशर उस पर दिया जाए कि 10th में क्योंकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, इट्स बेटर कि आप अपना जो करियर है वो आप एजुकेशन में यानी कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा आगे बढ़ाएं और अपने उस स्पोर्ट्स को या फिर जो भी आपकी हॉबी जिसमें आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं उसको थोड़ा पीछे रखें। क्या ऐसा भी कोई प्रेशर रहता है? ऐसा तो नहीं रहता है। जो आमतौर पे अच्छे स्कूल हैं, आप कि हर छोटे स्कूल में क्या होता है कोई कह नहीं सकता, बिकॉज हर तरह के स्कूल होते हैं। पर जो कायदे के स्कूल हैं वो कोई नहीं कहेगा कि आप जो जिस चीज में आपको शौक है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल की जो तालीम है उसका जो पूरा एम्फेसिस है वो है कि एक बच्चा होलिस्टिक चाइल्ड हो।
तो कौन स्कूल कहेगा कि आप अगर इतने बढ़िया हैं क्या डिबेट में पेरेंट्स आप की डिबेट तरफ ना से ऐसा करिए? कुछ प्रेशर रहता है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ है कि बच्चे, एक दो बच्चे जो बहुत अच्छे थे पर्टिकुलरली पब्लिक स्पीकिंग में, उन्होंने आके एकदम ना कर दी। बहुत कोशिश करी पेरेंट्स से बात करने की, पर उन्होंने ये कहा नहीं नहीं, ये मेरे पेरेंट्स से, आप मुझसे पेरेंट्स से मत बात करिए, ये मैं चाहता हूँ। अब वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस का माहौल पैदा हो जाता है घर जतिन में। जी, यानी वो माइंडसेट अभी तक बदला नहीं है। देखिए, आप हैं, बहुत सारे करियर काउंसलर्स यहाँ पर हैं, आजकल लोग हर कोई करियर काउंसलर के पास जाता है, लेकिन बावजूद इसके माइंडसेट नहीं बदला है। आप देखिए, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसी बात पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि जो आप में टैलेंट है या फिर जो भी सब्जेक्ट में आप अच्छा कर पाते हैं, आप उसी में अपना करियर आगे बना सकते हैं। लेकिन माइंडसेट अभी भी वैसा ही है। अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैं स्पोर्ट्स को हटा लूंगी और मैं चाहूंगी कि वो पढ़ाई लिखाई के जरिए ही आगे बढ़े। ये सोच अभी भी है। जतिन जी, आप ही से सवाल है मेरा। जी, मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास 2 साल पहले आई, मानसी सहगल नाम है, और मानसी ने NSUT से इंजीनियरिंग किया है। बाई द वे, कल उसका एक और बैचमेट भी आया था काउंसलिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग के बाद वो लड़की पिछले 2 साल से इंजीनियरिंग में भी मॉडलिंग में एक्टिव थी। हमारे यहाँ से वो लेके गई कि मॉडलिंग एंड एक्टिंग। अभी उसने करीब पिछले 1.5-2 साल में 60 से ज्यादा मॉडलिंग असाइनमेंट्स करे और थिएटर किया है, और एक मूवी उसकी अभी रिलीज हो रही है, महादेव ऑफ गोरखपुर, समथिंग लाइक दैट, और सेकंड साउथ इंडियन मूवी के लिए साइन हो चुकी है। तो पेरेंट के लिए हु आल्सो हैड अ आइडिया कि यार अगर इंजीनियरिंग में मन नहीं कर रहा, चलो MBA कर लो, कुछ और कर लो। थोड़ा ये भी है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम रही हैं कुछ उसके लिए। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो मतलब लिमिटेड रही हैं। तो अब OTT है, तो अगर हम एक्टिंग मॉडलिंग की बात करें तो एकदम से अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। लेकिन भाई पेरेंट्स को वो चीज एक तरह से जनता को समझ में आती है 10 साल बाद, 15 साल। इसी पे एक बार मैं प्रणय जी आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। माइंडसेट कहां से बदलने की जरूरत है और कितने पेरेंट्स हैं? जतिन जी ने एक एग्जांपल तो दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 100 में से इक्का दुक्का पेरेंट्स ही होते होंगे जो इस बात को सोचेंगे कि अगर मेरा बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अच्छा है तो मैं उसमें भेजूं, बजाय कि वो साइंस या फिर मैथ्स या फिर ह्यूमैनिटीज किसी में अपना करियर बनाए। प्रणय जी। बिल्कुल नवजोत जी, मैं कहूंगा सैकड़ों ऐसे पेरेंट्स हैं आज की तारीख में जो बच्चे पे एकेडमिक्स में परफॉर्म करने के लिए अत्यधिक प्रेशर डालते हैं। और देखिए, अगर आप उनके एंगल से देखें तो वो जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा बच्चों का हितकारी और कोई नहीं होता, बिल्कुल है ना। तो उनका ज्यादा भला सोचने वाला कोई नहीं होता। तो पेरेंट्स क्यों प्रेशर डालते हैं, हमें ये समझना हो। तो काउंसलिंग पेरेंट्स इसलिए प्रेशर डालते हैं क्योंकि उनकी नजर में बच्चों के पास पैसा कमाने की या कुछ नाम कमाने की अपॉर्चुनिटी उसी रास्ते से आएगी। अगर वो अच्छा इंजीनियर बन जाएगा या अच्छा CA बन जाएगा, जो गिनी चुनी कुछ लाइनें हैं। तो हमें एक तरफ पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि अलग अलग ऑप्शंस आज के दिन खुल रही हैं। दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम का जो हमारी अर्थव्यवस्था से लिंकेज है उसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अर्थात हमें नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एडिक्वेटली क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग पे फोकस करना पड़ेगा ताकि बच्चों के मन से भी ये जो एक कह सकते हैं ना डीप रूटेड भय है वो निकले। और वेरी इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि अगर आप बच्चे को उसके मन मार के किसी ल्यूक्रेटिव सो कॉल्ड ल्यूक्रेटिव स्ट्रीम में भेज भी दोगे, IAS बनने के लिए है या इंजीनियरिंग में है जहां उसका मन नहीं लगता, तो भी वो उसमें उसकी सक्सेस की चांस कम हो जाए। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मोदी जी ने जो किया है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि अब देश का जो सबसे बड़ा नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है। मेरे ख्याल से नेहरू जी के बाद अब जाके किसी प्रधानमंत्री ने उतनी इंपॉर्टेंस दी है स्टूडेंट को। परंतु यह स्टेप केवल मतलब काफी हद तक एक तरह का मैं कहूंगा सिंबॉलिक है और काफी नहीं। तो हमें सिंबॉलिक भी है, और उसके साथ ही साथ ये देखिए, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं। ये इसलिए भी अगर हम देखें इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं तनाव कम करने के लिए, चाहे वो टीचर्स के या फिर एजुकेशनिस्ट के एंड से हो, चाहे वो करियर काउंसलर्स के एंड से हो, चाहे वो पेरेंट्स के एंड से हो, हर जगह पर कोशिश यही रहती है कि बच्चों में स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो और एटलीस्ट अपने एग्जाम को एक प्रेशर के तौर पर बच्चे नहीं देखे। डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ है। डॉक्टर ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे में कहां पर एजुकेशन की ज्यादा, कहां पर काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत आपको महसूस होती है? डॉक्टर ज्योति, आपका ऑडियो म्यूट है।
जी सॉरी। सो मैं अग्री करती हूँ जतिन जी की बात से कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में आ रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पेरेंट्स और टीचर्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता की सुनते हैं, टीचर्स की सुनते हैं, और फिर एक काउंसलर का रोल आता है, करियर काउंसलर का रोल आता है, या किसी एक्सटर्नल काउंसलर का रोल आता है। तो टीचर्स के लिए भी अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड है आज की डेट में भी, क्योंकि इतना सब चेंजेस आ रहा है कि लिमिटेड है। आजकल बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर बहुत जाना चाह रहे हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर पेरेंट्स की बात करें, हमारी जनरेशन जिन स्ट्रगल से गुजर के आई है, हमारे पास डेफिनेटली आज से 2 डिकेड पहले, 3 डिकेड पहले तक बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती थी। कोई अच्छा करता था तो उसको डॉक्टर बनना होता था या इंजीनियर बनना होता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। और ये चेंज जो है, ये बदलाव बहुत फास्ट आया है, और इतना फास्ट आने के बाद जितना इन्फॉर्मेशन आज की डेट में अवेलेबल है वो बच्चों के पास ज्यादा है। इनफैक्ट जब मेरी बेटी 12th में है, मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा चीजें पता चलती हैं जो मुझे खुद नहीं पता है। और दूसरी बात, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, और मैं इस पे इसलिए जोर देना चाह रही हूँ बिकॉज एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं ये केसेस रोज देख रही हूँ, खासकर पोस्ट कोविड 10th और 12th के एग्जाम के दौरान इतना स्ट्रेस बढ़ता है बच्चों के अंदर कि जो कि आपको बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट लगता है जब आप ये देखते हो कि आज की डेट में तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज टीचर्स एम्फसाइज भी कर रहे हैं कि आप कोई और चीज भी करिए। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे इसलिए भी फंस रहे हैं क्योंकि वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अमिता, बहुत कुछ करने की इच्छा कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, वो कंफ्यूजन की स्थिति जो होती है वो, और ऊपर से हमारे जो पेरेंट्स चाहते हैं, कई बार तो घर ही में ऐसा हो जाता है कि मम्मी कुछ और चाहती, पापा कुछ और चाहते हैं, और कई बार ग्रैंड पेरेंट्स का भी एक प्रेशर लगातार बन जाता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक तरह से हम जो इनकरेज करते हैं हर जगह के आप एक मल्टीपल थिंकिंग करिए, ये कॉन्सेप्ट हम एजुकेशन में इनकरेज करते हैं कि आपको एक क्षमता होनी चाहिए आप में कि आप एक मल्टीलैटरल एंड मल्टी सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल थिंकिंग आप में होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि इसलिए मैं समझती हूँ कि जो ज्योति जी ने अभी कहा कि आजकल जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा भार है, जो पहले नहीं होता था, क्योंकि एक जमाने में हर चीज साइलोज में हुआ करती थी जब हम छोटे थे। तो अब इनके ऊपर यह है कि हर तरह की मैं कहूँगी हर तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, पर जरूरी नहीं है कि उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिले। तो और उसके ऊपर इतनी सारी एस्पिरेशंस हो गई, एक बहुत जबरदस्त एस्पिरेशनल जनरेशन है ये, तो पेरेंट की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से। क्योंकि एक तरह से हमारी जो बच्चे हैं वो एक ग्लोबल सिटीजन बनने का भी रुतबा रखते हैं कि हमें एक ग्लोबल सिटीजन बनना है। उस वजह से उनको ये भी है कि बाहर देशों में जाना है, लैंग्वेजेस देखनी है, हर तरीके से हर जगह पहुंचना है। उससे क्या होता है, एक किस्म का एक डिलेमा हो गया है दिमाग में, और एक इतनी ज्यादा सोच हो गई, इसलिए तो ओवर थिंकिंग हो गई है। अच्छा, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी। जतिन जी, आप तो करियर काउंसलर है, देखिए बहुत अच्छी बात मैम ने यहाँ पर कही है, इसके लिए क्या मोबाइल जिम्मेदार है? मोबाइल पे इतनी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती है। एक तरफ बच्चा स्कूल जाता है, टीचर कुछ समझा रहा है, घर आते हैं पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, फिर उसके बाद मोबाइल खोलना, और फिर उसके बाद अपने पेयर ग्रुप में उसी चीज की चर्चा करना। और आज ये एक टिप प्रधानमंत्री ने भी दिया है कि मोबाइल से आप थोड़ा सा दूर रहिए। मोबाइल में पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव यह है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज फॉलो करूं, जो मैं एक्चुअली करता हूं, अगर मैं अच्छे लोगों को फॉलो करूं जो कि अमेजिंग टिप्स देते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बियॉन्ड MBA, बियॉन्ड इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग के अलावा क्या करें, और अभी मैं एक सेमिनार कर रहा हूँ। आपको बच्चों को काउंसल करना है इसलिए आप वो देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे देख के, क्योंकि वो उम्र आप देखिए ना, वो नादानी वाली उम्र है, उनको तो अपना भविष्य डिसाइड करना है, वो देखने के बाद कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से अगेन, जैसे टीवी आया था तो हम लोग के टाइम में लोग पेरेंट्स बोलते हैं यार टीवी ज्यादा मत देखो, तो अब पे काम की बात भी है और टीवी पे दूसरी बात भी है। तो आई थिंक विद द स्टूडेंट्स, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कि अमेजिंग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कुछ उन्हें अच्छे इनपुट मिल गए, लिंक्डइन पे किसी के साथ कनेक्ट कर लिया, स्टडी अब्रॉड
कैसे लिखना है पता चल गया। तो लेकिन हाँ, काफी बच्चे थोड़ा गुमराह हो जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रील्स के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी, तो रील्स एडिक्टिव बिल्कुल ड्रग की तरह है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक्चुअल में थोड़े टाइम के लिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2-2.5 घंटे के लिए मोबाइल अलग रख दो और बंद करके रखो। मतलब सामने नहीं चाहिए। अगर सामने भी पड़ा होगा तो पिंग पिंग आवाज से एकदम से आपका मन डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। बिल्कुल। प्रणय जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये कितनी डिस्ट्रैक्शंस इसको लेके होती हैं, स्पेशली अब डॉक्टर अमिता ने जो बात कही, मैं उसी से की कंटिन्यूएशन में एक जवाब आपका चाहूंगी। बिल्कुल। सो नवजोत जी, देखिए आज के दिन जो समाज है, एक तरह से मान के चलिए मीडिया सैचुरेटेड समय में हम जी रहे हैं, है ना। तो कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, और केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, साथ में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी है ना। तो वही है, इंटरनेट पे बहुत अच्छी चीजें भी इंसान ढूंढ सकता है, जानकारी पा सकता है। आप यूट्यूब पे जाइए, इतने एंगेजिंग आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जो बहुत ही, और फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको, टॉप यूनिवर्सिटीज का कंटेंट मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको गुमराह करने वाला भी बहुत कंटेंट मिल रहा है, बहुत सारा कूड़ा भी पड़ा है, बहुत सारा झूठ भी छपा हुआ है इंटरनेट पे। तो वो आप कैसे उसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। दूसरी बात, लिमिटेड टाइम। अब इंटरनेट पे क्या होता है, आप एक क्लिक करेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आप सोचते हैं कि मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल देखूंगा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, और वो कब 2 घंटे में बदल जाता है पता नहीं लगता। तो उसको कहीं लिमिट कर पाए अपना जो इंटरनेट यूजेज है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे जो टाइम स्पेंड हो रहा है। दूसरी बात, हम फेक न्यूज को, मिस इन्फॉर्मेशन को अलग कर पाए, और जो एक्चुअली यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको हम उसका इस्तेमाल कर पाए। डॉक्टर ज्योति, आप क्या टिप देंगी, कितना मोबाइल फोन का इस्तेमाल होना चाहिए? आज प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए कहीं ना कहीं ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट भी करता है। बिल्कुल नवजोत, और इस बारे में एज अ डॉक्टर हम बहुत क्लियर हैं कि मोबाइल फोन और इंटरनेट डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन दिन में 1 आवर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर एक हेल्थ से संबंधित, बिकॉज हम इंटरनेट एडिक्शन भी देख रहे हैं, और अभी प्रणय जी ने जो बोला, मिस इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा है। दूसरा, एवरीथिंग इज एल्गोरिथम बेस्ड, विच मीन्स कि जो एक चीज आप देखने लगते हैं, आप उसी चीज से के रिलेटेड कंटेंट बार बार आपके ऊपर आता है, तो आप एक बायस, एक प्रेजुडिस डेवलप करने लग जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों का जो मैच्योरिटी लेवल है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी लेवल, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वो अपने आप से ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर पाए। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज नहीं होती है। इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इंटीग्रेट करने की क्षमता होने से नॉलेज आती है। और ये जो इंफॉर्मेशन का ओवर एक्सपोजर है, जो ओवर स्टिमुलेशन है, वो ही हमारे डिलेमास को और हमारे मन में कंफ्यूजन्स को पैदा करता है, और वो कंफ्यूजन फिर स्ट्रेस को जन्म देता है। तो वो फिल्टर आउट करना हमारा काम होना चाहिए एज एडल्ट। जो हमारा फ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन का, वो 25 साल तक डेवलप कर रहा होता है। और अगर हम इस तरह के एक्सपोजर के बीच में घिरे हुए होते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपकी अटेंशन, आपकी कंसंट्रेशन, आपके फोकस, इन सबको इम्पैक्ट करता है। चलिए, वक्त की कमी है, बिल्कुल वक्त की कमी। डॉक्टर अमिता, चलते चलते एक टिप मैं आपकी तरफ से चाहूंगी बच्चों के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी इनर इंजीनियरिंग होनी चाहिए एक बच्चे की, एंड वो इनर इंजीनियरिंग स्कूल भी करे, पेरेंट भी करे, कि थोड़ी कामनेस डेवलप होनी है। बहुत ही रेस्टलेस जनरेशन है, तो एक तरह की कामनेस हमें डेवलप करनी है, जिससे हमें अपने आप से, चाहे वो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से हो, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से हो, या भोजन से हो, या कुछ जर्नलिंग से हो, इस तरह से कम थोड़ा सा एक स्ट्रेस लेवल, और चाहे टेक्नोलॉजी को अलग रख के, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत रेस्टलेस करती है। तो मैं समझती हूँ कि एक इनर इंजीनियरिंग पे अगर हम धीरे धीरे काम करें, एक रेजिलियंस बच्चे में बिल्ड होगी, ताकि वो कोप कर पाएगा। जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों को मेडिटेशन भी करनी चाहिए। प्रणय जी, एक टिप आपसे चलते चलते। समाज के रूप में हमें अपना थोड़ा एग्जाम ऑब्सेशन डी एम्फसाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए जहां पे उनको मदद की जरूरत है वहां पे मदद लें, चाहे टीचर्स से लें या दोस्तों से। और दूसरा, एक आत्मविश्वास अपने अंदर जगाएं। अपने आप को सोसाइटी से पूरा आइसोलेट ना कर ले पढ़ते समय, जैसे कई बच्चे कर लेते हैं। एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें, और ये याद रखें फाइनली कि एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, परंतु एग्जाम सब कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने की जतिन जी। बिल्कुल जतिन जी, एक टिप बच्चों के लिए।
स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, हाँ, मेमोराइजिंग, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट और हैंडलिंग एग्जाम एंग्जाइटी। और मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, थोड़ी एंग्जाइटी अच्छी होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एंग्शियस नहीं होते, सोचते हैं अरे एग्जाम तो हर साल होते हैं। ऑल डिपेंड ऑन, हम कहेंगे कि ऑल डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बच्चे बच्चे पे ये डिपेंड करता है। लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं और आज प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेस लेवल बच्चों का कम होगा और परीक्षा पे चर्चा कहीं ना कहीं बच्चों की जरूर काम आएगी।